नमस्कार साथियों। कल आपके आधुनिक विश्व में विद्यालय शिक्षा जो थर्ड पेपर है, उसके लिए मैं आपको पहले यहाँ निर्देश बता देता हूँ। यह 70 नंबर का पेपर है और कई विद्यार्थी ये कह रहे हैं कि सर हमें पेज भरने का अंदाजा नहीं है कि कितने पेज लिख के आने हैं। तो आपको साफ तौर पे यहाँ स्पष्ट रूप से दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 से 4 तक की जो एमसीक्यूज हैं, उनको आप एक लाइन में लिख के आना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ऐसे लिखना है आंसर नंबर 1, उसका अ ऑप्शन है तो अ लिख के उस ऑप्शन को लिख दे। तो ये तो आपके 1 से 4 तक का हो गया। और जो प्रश्न संख्या 5 से 16 तक हैं, उनको आप 30 शब्दों में 3 से 4 लाइनों में लिखना है। कितना लिखना है? 3 से 4 लाइन। प्रश्न संख्या 17 से 22 तक के जो प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, उनको आपको लिखना है 100 मतलब 3-3 नंबर के जो प्रश्न हैं 17 से 22 तक, उन 3-3 नंबर के प्रश्नों को 15 से 18 लाइनों के बीच में 150 शब्दों में लिखना होता है। तो याद रखिए प्रश्न कैसे लिखने हैं। यदि बहुविकल्पीय प्रश्न है एमसीक्यू एक लाइन में लिखना है। 5 से 16 तक के जो प्रश्न हैं वो आपको 2-2 नंबर के प्रश्न 3 से 4 लाइनों में लिखना है। और इसके अलावा 17 से 12 तक के जो प्रश्न हैं, 17 से 12 तक की 3-3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, उनको आपको 150 शब्द यानी 15 से 18 लाइनों के बीच में लिख के आना होता है। और अंतिम जो बड़े प्रश्न हैं 6-6 नंबर के, उनको 250 शब्द यानी कि 25 से 30 लाइन्स में लिख के आना होता है। अब यदि आप 4-4, 5-5 पेज भर रहे हो तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होता है। आपने प्रश्न का सही उत्तर नहीं लिखा है। चेक करने वाला आपके केवल वर्ड लिमिट को देख के भी बता सकता है कि आपने जो है उसमें के अंदर फालतू बातें लिखी है या फिर उसका एक्चुअल 250 शब्दों में ही उसका आंसर लिखा है। तो याद रखें वर्ड लिमिट बहुत जरूरी है। ज्यादा पेज भरने से नंबर नहीं आएंगे। मैं हर बार कहता हूँ उचित वर्ड लिमिट ही लिखें। ज्यादा लिखने से एक तो आपका पेपर का टाइमिंग बिगड़ेगा। दूसरी बात यह है कि पेपर चेक करने वाला फिर आपकी मानसिकता को समझ जाता है कि इसने सिर्फ जो है पेज भरने के लिए पेपर लिखा है। तो ये जो एमसीक्यू है आपको मैंने बता दिए हैं कि 4 एमसीक्यू आएंगे, फिर 2-2 नंबर के प्रश्न, फिर 3-3 नंबर के और आपके 6-6 नंबर के प्रश्न आते हैं। अब इसके अलावा हम बढ़ते हैं आज की यूनिट में। यह यूनिट बहुत सिंपल है। आप यहाँ जो आपको मैं हिंट दूं, वो हिंट को आप पूरा अच्छे से लिख के आ सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न यदि आपसे पूछे कि वैश्वीकरण क्या है, तो वैश्वीकरण क्या होता है कि किसी एक देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य जो देश हैं उनकी अर्थव्यवस्थाओं से एक साथ जोड़ना। यानी कि हम अगर भारत की बात करें तो भारत विश्व के अन्य देशों के साथ जो है वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। तो निर्यात आयात होने से दोनों देशों में जो है अर्थव्यवस्था को आर्थिक रूप से संपन्नता मिलेगी। तो विश्व स्तर पे जो है व्यवसायिक जो क्रिया है उनका विस्तार हो जाता है इस प्रक्रिया में। और देशों में कंपटीशन बना रहता है कि हमें अच्छा उत्पादन करना है, जो है अच्छा देश, विकसित देश बनना है। तो यह एक वैश्विक प्रक्रिया है ग्लोबलाइजेशन, जिसके अंदर अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़कर विश्व के बाजारों को इकट्ठा किया जाता है और विश्व स्तर पर एक कंपटीशन चलता रहता है अच्छा बनने का, अच्छा उत्पादन करने का। अब हमें इसकी आवश्यकता क्यों है? यदि यह 3 नंबर का प्रश्न आए तो आपको 150 शब्द में लिखना है। यह उद्देश्य के नाम से पूछे, आवश्यकता के नाम से पूछे तो आपको ये बताना है पहला कि वैश्वीकरण एकरूपता और समरूपता की प्रक्रिया है। यानी वैश्वीकरण जो होता है ग्लोबलाइजेशन, इससे विश्व के बाजार आपस में जुड़ते हैं, अर्थव्यवस्थाएं जुड़ती हैं तो एक रूपता और समरूपता को बढ़ावा देते हैं। अगला है अर्थव्यवस्था जो है आपकी जो इकोनॉमिक जो बेस होता है वो देशों का बढ़ता है, क्योंकि देशों में चीजों का जो है एक्सचेंज होगा, आदान प्रदान होगा। तो वहां देशों में क्या होगा? विकास होगा। विकास होगा तो अर्थव्यवस्था सुधरेगी। अगला है अंतरराष्ट्रीय निगमों के साथ राष्ट्र उद्योगों की संबद्धता वैश्वीकरण है। यानी कि आपके देश की वस्तुएं दूसरे देशों में जो है बड़े बड़े संस्थानों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से जुड़ेगी। तो फिर आपके जो उद्योग हैं उसको बढ़ावा मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा देश में। वैश्वीकरण विश्व स्तर में बाजारों की मांगों की पूर्ति करता है। यानी कि हम जब ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, वैश्वीकरण कर रहे हैं, तो हमने कई सारे बाजार आपस में जोड़े हैं। इसलिए क्योंकि बाजार में या जो विश्व में किस तरह की मांग बढ़ रही है, उस मांग को जो है हम एक दूसरे बाजार से चीजों को लेके पूरा कर सकते हैं। अंतिम है कि वैश्वीकरण की नीति को विदेशी उन्नत तकनीक से निर्मित वस्तुओं के साथ साथ राष्ट्रीय औद्योगिक संरचना को भी सुधारा जा सकता है। यानी कि विदेशी तकनीकों का प्रयोग करके देश में चीजों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, नई तकनीकी के प्रयोग का। और साथ ही में हमारे जो मूलभूत क्षेत्र हैं उनकी संरचना भी सुधरी है। यानी कि बिजली की सुविधा जो है आजकल चेंज हो गई, सौर ऊर्जा का प्रयोग करने लगे। तो ये विदेशी तकनीकी ऐसा तो है नहीं कि भारत ने स्वयं पैदा की हो। तो इसके अलावा कोयला प्रणाली जो है इसमें बदलाव आया है, पेट्रोलियम के उत्पादन में बदलाव आया है। आजकल एथेनॉल के साथ पेट्रोल मिला के यूज किया जा रहा है।
तो मतलब तकनीकी के बदलाव से विश्व स्तर पे जो है ग्लोबलाइजेशन होने के कारण देशों में उत्पादकता बढ़ी है। आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि वैश्वीकरण की क्या विशेषताएं हैं और क्या लाभ हैं, तो आपको ये 6 नंबर का प्रश्न देगा। मैं आपको यहाँ पॉइंट्स बता देता हूँ, उन पॉइंट्स में 2-2 3-3 लाइनें आप ऐड कर लेना, जैसा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली लाइन ये है कि विश्व परिवार हो चुका है वैश्वीकरण के माध्यम से। इस भावना से क्या होगा कि विश्व में जब परिवार एक है तो परिवार में चीजों का आदान प्रदान होगा। आदान प्रदान होगा तो हम कह सकते हैं कि आपको सुविधाएं बढ़ेगी, और जब सुविधाएं बढ़ती हैं तो सभी को फायदा पहुंचता है। दूसरा है शैक्षिक आदान प्रदान, यानी शिक्षा के आदान प्रदान होने से चीजें एक देश से दूसरे देश में गई और उन्नति बढ़ेगी। जिन देशों में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं वो भी इससे लाभान्वित जरूर होंगे। अगला है प्रतियोगिता की भावना। राष्ट्र अपनी प्रोडक्टिविटी उत्पादनता को बढ़ाने के लिए दूसरे से कंपैरिजन करता है कि हमने पिछले साल से इस साल कितनी उन्नति की है, कितनी नहीं की है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान हो रहा है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण है, ओजोन परत का क्षय है, जो आपके बर्फ है उसका पिघलना हो गया, तो ये सभी वैश्विक मुद्दे हैं। आतंकवाद हो गया, तो इनका समाधान कैसे होगा? विश्व आपस में एक साथ जुड़ेंगे तब होगा। उसके बाद अगला है कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं। कैसे बढ़े हैं? कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप ग्लोबलाइजेशन होने के बाद एक देश से कंपनियां दूसरे देश में गई, तो वहां जो है जब दूसरी कंपनियां गई तो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी कि रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उसके बाद है सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा। समाज में गतिशीलता कैसे बढ़ गई? समाज में पहले लोग केवल एक दो क्षेत्रों में ही विशेष रूप से ध्यान दे रहे थे, जैसे कृषि हो गया, और इसके अलावा जो है स्वरोजगार के लिए कहीं कोई स्टॉल लगा ली, कोई दुकान खोल ली। किंतु इसके अलावा जब औद्योगिकरण ने, आधुनिकरण ने भाग लिया वैश्वीकरण के फलस्वरूप, तो फिर अनेक क्षेत्रों का विकास हुआ। अनेक क्षेत्रों में जो है रोजगार के अवसर मिलने लगे और समाज में गतिशीलता आई है। अगला है आर्थिक विकास को बढ़ावा। अब यदि एक देश की कंपनियां दूसरे देश में जाती हैं तो इससे फायदा क्या मिलता है कि विदेशों में जो है भारतीय मुद्रा जाने लग गई और विदेशों की मुद्राएं भारत में आने लग गई, तो विदेशी मुद्राओं का जो है कोष बढ़ा है और निर्यात को बढ़ोतरी मिली है। एक देश से दूसरे देश में चीजों को जो है बेचा जाने लगा है और अच्छे प्रोडक्ट लोगों को उपलब्ध हुए हैं। तो विदेशी मुद्रा का एक तो बढ़ना और निर्यात में बढ़ोतरी होना किसी देश की आर्थिक प्रगति को बताता है। उसके बाद तकनीकी विकास हुआ है। इंटरनेट का जो है प्रसार सब जगह हुआ है, ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा दी जाने लगी है और साथ ही में कंप्यूटर आदि भी एडवांस हो चुके हैं, उपकरण जो है एडवांस हो चुके हैं। सेना में जो है तकनीकी विकास होने से कई प्रकार के विशेष जो है साधनों का प्रयोग किया जाने लगा है। उसके बाद है आपके सांस्कृतिक सहिष्णुता आई है। लोग अब अनेक संस्कृतियों के होते हुए भी जो है बाजार में डटे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब एक दूसरे के धर्मों का, अपने एक दूसरे की संस्कृतियों का, कल्चर का जो है सम्मान करने लगे हैं। और वैश्वीकरण ही वो प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप पर्यटन को बढ़ावा मिला है। कैसे मिला है? कि एक देश से दूसरे देश में लोग जो भ्रमण करने के लिए जाने लग गए, जिससे दोनों देशों में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा और साथ ही में पर्यटन बढ़ने से आर्थिक उन्नति होती है। अब अगला प्रश्न यदि ऐसा पूछे कि हानि, नुकसान, दोष या इसका नकारात्मक पहलू क्या है, तो आपको बताना है कि संस्कृति का नाश हो जाता है, क्योंकि एक देश में विभिन्न संस्कृतियों वाले और भी जो हैं जब लोग आते हैं तो मेन बहुत सारे मल्टी कल्चर एक जगह इकट्ठा होने से जैसे पाश्चात्य संस्कृति हमारे भारत में हो गई इकट्ठा, तो हम अपने कल्चर, देश की संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो सांस्कृतिक रूप से जो है मूल्यों में गिरावट आ गई। दूसरा, प्रतिभा पलायन कर रही है। लोग अच्छे पैसे कमाने के लिए विदेशों में जाने लग गए हैं और इससे क्या हो रहा है कि जब भारतीय या कोई एक देश की प्रतिभा दूसरे देश में चली जाती है तो वहां जो है प्रतिभा की कमी आ जाती है। उसके बाद शिक्षा का महंगा होना। अब जब सुविधाएं बढ़ी हैं तो तकनीकी विकास के कारण चीजों की जो है मांग बढ़ी है और जैसे कंप्यूटर का प्रयोग करने लगे, स्मार्टफोन का प्रयोग करने लगे, तो इनकी जो है महंगाई है, तो महंगाई होने की वजह से शिक्षा का जो है मतलब शिक्षा पर संसाधनों का प्रभाव पड़ा और संसाधनों का ऐसा प्रभाव पड़ा है कि संसाधन महंगे हैं और महंगे संसाधन सभी बराबर रूप से प्रयोग नहीं कर पाते हैं। अगला है अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की दूरी बढ़ गई है। तो शिक्षा में सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ है कि लोग जो हैं आजकल डायरेक्ट टीचर से इंटरेक्शन करने के बजाय तकनीकी कारण ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, यानी शिक्षा से जो है शिक्षक से दूर होने लग गए। और जब यह पद्धति ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की गई तो इससे जो है बच्चों में टीचर के प्रति धारणाएं बदल गई, वो उनसे पढ़ना नहीं चाहते अब। तो यह एक प्रकार की बाध्यता
जो है खत्म हो गई कि शिक्षक के पास वो पढ़े। अगला है हिंदी भाषा का उपेक्षा। हिंदी भाषा की उपेक्षा कैसे हो रही है? क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का भारत में बोलबाला रहा, तो हिंदी बोलने वालों की संख्या कम हो गई। धीरे-धीरे अंग्रेजी और विदेशी भाषाओं का प्रचलन बढ़ गया है। अगला है सामाजिकरण की प्रक्रिया कमजोर हो गई। लोग अब समूह में रहना पसंद नहीं करने लग गए। अब वो जो है अकेले रहना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन युग है। ऑनलाइन युग में आदमी स्वयं जो है अकेले रह के पढ़ना चाहता है, कुछ भी करे वो अकेले रहना चाहता है। धन का असमान वितरण हो रहा है। धनी देश और धनी हो गए, और जो निर्धन देश थे उनमें ज्यादा विकास नहीं हुआ है, क्योंकि अगर ऐसा विकास होता तो सभी देशों में अर्थव्यवस्थाओं की बढ़ोतरी होती। अगला है राष्ट्रीय मूल्यों में गिरावट। देश के प्रति भावनाओं की कमी हो गई, क्योंकि लोग अब जो है अपनी नैतिकता खो रहे हैं और राष्ट्रीय भावना को कम कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि एक देश के नागरिक उस देश के अलावा अन्य देशों को भी पसंद कर रहे हैं, तो उस देश में जो उस देश को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम हो चुकी है। अगला प्रश्न ऐसा पूछे कि दलितों पे क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का? तो पहला प्रभाव तो ये रहा है कि उनको रोजगार के अवसर प्राप्त ही नहीं हुए इतने जितना होने चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो ऊंची कास्ट रही है वो उनकी वजह से उनको इतना रोजगार नहीं मिल पाया। अगला है वर्ण व्यवस्था होने की वजह से उनको शोषण किया जा गया है, तो उस वजह से भी वो जो है पिछड़ गए। संसाधनों पर बराबर हक नहीं मिला है, जिसको जिनके पास व्यवस्थाएं थी वो राजनीतिक होने के कारण संसाधनों का ज्यादा प्रयोग कर पाए, क्योंकि इनके पास संसाधनों का प्रयोग करने की जो है क्षमताएं नहीं थी, तो ये प्रयोग नहीं कर पाए। शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। अन्य समाजों की तुलना में दलित समाज जो है शिक्षा की दृष्टि में पिछड़ा हुआ था, किंतु हालांकि वैश्वीकरण आने से प्रसार तो हुआ है शिक्षा का, किंतु अभी भी जो है पिछड़े हुए हैं। अगला है उद्योगों से केवल इनको दैनिक मजदूरी मिली। यह उद्योगों में वहां बड़ी पोस्ट पे काम नहीं कर पाए। राजनीतिक मुद्दे बन के रह गए हैं। इनका केवल राजनीति के लिए लोग प्रयोग कर रहे हैं, किंतु वास्तविक रूप में इनको कोई धन का उपार्जन नहीं कर पा रहे हैं। अगला है असमान आर्थिक परिस्थितियां। रोजगार करने के समान अवसर उपलब्ध नहीं है, तो समान वेतन भी नहीं मिला, और समान वेतन नहीं मिला तो असमान आर्थिक जो है परिस्थितियां पैदा हुई। इनको जो है आर्थिक रूप से संपन्नता कम आई है। बहुसंख्यक हैं किंतु भूमिहीन हैं, और तो इसलिए ये मजदूरी करने लग गए, किंतु इनके पास जो है कोई बड़े संसाधनों पे अधिकार नहीं हो पाया है। निजी क्षेत्रों में रिजर्वेशन आरक्षण नहीं था, तो वहां जो है दूसरी जातियों का समाजों का बोलबाला रहा। इनको उतने पद नहीं मिले हैं। सामाजिक उत्थान जो है में अवसरों में भी कमी है। इनको सामाजिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भी जो है उतना ज्यादा अवसर देखने को नहीं मिलता है, तो इस वजह से इनको समस्याएं हुई हैं। तो वैश्वीकरण का प्रभाव ये रहा है कि वैश्वीकरण से दुनिया भर में चीजें बदली हैं, किंतु इनके अब जो मतलब दलित हैं, तो दलितों के समाज हैं, इनमें ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। हर दृष्टि से दूसरे समाजों की तुलना में ये पिछड़े रह गए हैं। अगला देखते हैं शिक्षा पे क्या प्रभाव है। तो यदि 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे तो आपको 25 लाइनें लिखनी है। मैं आपको 10 बिंदु बताऊंगा, आप उनसे 25 लाइनें लिख सकते हो। शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग होने लग गया है। अब जब शिक्षा में तकनीकी का प्रयोग हुआ है, तो उस तकनीकी की वजह से शिक्षा का प्रसार सब जगह हो गया है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिकता आ गई है। अब अनेक रोचक ढंग से जो है शिक्षक अपने बच्चों को पढ़ाने लग गया है। नवीन शैक्षणिक पद्धतियों का प्रयोग करने लगे हैं। रूढ़िवादी पद्धति या जो पुराने समय से रटंत प्रणाली चल रही है उसको छोड़कर जो शिक्षक है उसने नवीन बाल मनोवैज्ञानिक रूप से जो बाल केंद्रित विधियां हैं उनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है। ऑनलाइन शिक्षा से जो है प्रसार इतना अच्छा हुआ है कि सब हर घर में जो है बच्चे अब शिक्षित होने लग गए हैं, और इंटरनेट ने यह कार्य बखूबी किया है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रमों में बदलाव हुआ है। इसी का परिणाम यह है कि नई शिक्षा नीति 2020 पाठ्यचर्या को बदल रही है, करिकुलम को बदल रही है, वो जिससे पाठ्यक्रमों एंड सिलेबस में भी बदलाव हुआ है। और क्योंकि यह विश्व की डिमांड है कि जैसा आप मांग है उस हिसाब से जो है शिक्षा दी जाए। अगला है खेलों के प्रति, संगीत के प्रति और नृत्य नाटकों के प्रति लोगों की भावनाएं बदली हैं। इनमें भी जो है अब लोग जो हैं शैक्षिक दृष्टि से रुचि लेने लग गए हैं। आर्थिक उन्नति कैसे हुई है? बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो है टेक कंपनियों ने निवेश किया शिक्षा पर, और उनका आज उनको बहुत अच्छा परिणाम मिला है, और कई सारी कंपनियां उभर के आई हैं जो शिक्षा में क्रांति लाई हैं। और विदेशी कंपनियां और भारतीय कंपनी ने जब शिक्षा पे पैसे खर्च किए तो उससे क्या प्रभाव पड़ा कि रोजगार के अवसर मिलने लगे लोगों को। बेहतरीन शिक्षा जो है बहुत कम दामों में मिलने लग गई। सामाजिक स्थिति में बदलाव हुआ है। व्यक्तियों को पहले एक क्षेत्र विशेष में जाना करते थे, किंतु अब ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से लोग जो है व्यक्तिगत रूप से उनकी छवि बदली है, पूरे वर्ल्ड वाइड उनको जो है पहचान मिली है।
अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। यदि ऐसा पूछे कि वैश्वीकरण में पूंजी का प्रवाह कैसे होता है या उत्पाद का प्रवाह कैसे होता है, तो आपको 15 लाइन यानी 150 शब्द लिखने हैं और इसका मैं आपको पूरा आंसर लिख के बता देता हूँ। आप इस प्रकार से वहां लिख के आइए। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो विकसित देश हैं उन देशों में बड़ी-बड़ी कंपनियां हैं वहां पर। तो उन देशों की कंपनियां ग्लोबलाइजेशन होने के बाद, वैश्वीकरण होने के बाद विकासशील देशों में निवेश करने लगी और जिसके परिणाम स्वरूप ये हुआ कि विकासशील देशों में रोजगार के अवसर बढ़ने लगे, औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया और सरकारों को वित्तीय सहायता मिलने लगी क्योंकि सरकार जो है टैक्स लेती है इन कंपनियों से। और आगे है कि इंटरनेट और कंप्यूटर ने वस्तुओं और उनकी पूंजी की जो है गतिशीलता बढ़ाई। कैसे बढ़ाई है? ऑनलाइन जो है मांग क्रिएट हो गई है। तो बाजार की मांग के अनुरूप जो है वस्तु का आयात निर्यात इंटरनेट और कंप्यूटर में माध्यम से अब जो है होने लगा है और देशों को आर्थिक उन्नति मिली है, आर्थिक रूप से संपन्नता मिली है, यानी उनको पूंजी प्राप्त होने लगी है। तो एक राष्ट्र से मजदूर दूसरे देशों में जाने लगे काम करने के लिए। तो इस प्रकार पूंजी तो अर्थव्यवस्था तो सब जगह बढ़ी है। आगे देखते हैं कि शेयर बाजार जो है इसमें व्यक्तियों ने निवेश करना शुरू कर दिया। अब लोग जो हैं किसी प्रोडक्ट के उत्पाद के शेयर खरीदने लग गए, जिससे जब वो चाहें तब उनकी जब मांग बढ़ चुकी हो तब उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। यानी कि वैश्विक मांग को उत्पादों के आदान प्रदान से ही लोग अब दुनिया भर में जो है मांगों को पूरा कर रहे हैं और इनसे विभिन्न देशों की जो है अर्थव्यवस्थाएं सुधर रही है, यानी पूंजीवाद को बढ़ावा मिल रहा है, साथ ही में उत्पाद भी जो है उनकी पूर्ति हो रही है। तो यह यूनिट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बता देना है। आगे वाली यूनिट भी जो है थोड़ी देर के बाद आपको मिल जाएगी।